नमस्कार साथियों, वेद आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विजय चौधरी। आज की क्लास में हम लोग मानसून टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मानसून टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है और साथ ही साथ जिस प्रकार का जो मौसम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मानसून को समझने के लिए हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसको हमें समझना होता है और उसके बाद हम जो है इस मानसून को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मानसून को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि भाई मानसून होता क्या है, और फिर उसके बाद में इसकी उत्पत्ति को लेकर तमाम प्रकार की बातें करनी होती है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है मानसून को लेकर विशेष चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है इस क्लास को अधिक से अधिक संख्या में देखने का प्रयास करें। और अगर क्लास में आपको अच्छा ही लगे तो इसमें आपको कुछ पॉजिटिव कमेंट भी करना है, तो आप क्लास को एक बार देखने की कोशिश करना। तो अगर हम मानसून की बात करें, मानसून सबसे पहले हमें इस मानसून के बारे में ये देखना होता है कि इस शब्द की जो है ये मीनिंग क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। अगर इस मानसून शब्द की अगर मीनिंग देखें तो फिर इसकी मीनिंग के संदर्भ में हम ये बताएंगे कि भाई इस शब्द का जो अर्थ है या मीनिंग जो है इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार हवा की जो दिशा है, विंड की जो डायरेक्शन है वो परिवर्तित होती रहती है। तो आपका इस बेसिक मीनिंग जो है वो इस तरीके से आप ले सकते हो कि भाई इस मानसून शब्द का अर्थ क्या है। ऋतु के अनुसार हवा की डायरेक्शन जो है ये चेंजेज होती रहती है और ऋतु के अनुसार हवा की जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, ये दिशा का परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ये जो है बेसिक शब्द है। अगर हम इसके थोड़ा सा और डीप में जाकर इसको देखें, हम कहेंगे और भी इसका कोई मीनिंग निकाला जा सकता है। तो हाँ, इसका और भी मीनिंग निकाला जा सकता है। हम कहेंगे मानसून जो है वो नॉन परमानेंट विंड है, अस्थायी पवन है। मानसून किस प्रकार की पवनें होती है, नॉन परमानेंट विंड है, अस्थायी पवनें इन्हें कहा जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जा सकता है, नॉन परमानेंट विंड कहा जा सकता है। इनको हम अस्थायी पवनों के नाम से जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर और थोड़ा सा देखें तो ये जो मानसून है, मानसून शब्द जो है आपके अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ है। मानसून शब्द जो है किस भाषा के कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो हम कहेंगे मानसून शब्द की बात करें, मानसून वर्ड की अगर हम बात करें तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न माना जाता है। तो अगर हम इस मानसून शब्द को देखें तो इस मानसून शब्द के बहुत सारे अर्थ जो है वो इस तरीके से लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि भाई इस शब्द की मीनिंग क्या है, तो फिर हम लोगों ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि ऋतु के अनुसार हवा की जो डायरेक्शन है, विंड की जो डायरेक्शन है, इसमें चेंजेस होना ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। और अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून जो है आपकी नॉन परमानेंट विंड है, अस्थायी पवनें हैं। इनको टेम्परेरी पवन भी कहा जा सकता है, टेम्परेरी विंड भी कहा जा सकता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाके देखें तो मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ है। अरबी भाषा किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ। और ये जो मानसून शब्दावली है, मानसून जो शब्दावली है, ये पहली बार काम में लेने वाले विद्वान की अगर हम बात करें, विद्वान की बात करें कि भाई किस व्यक्ति के द्वारा इस शब्दावली को पहली बार काम में लिया जाता है, तो इस शब्दावली को पहली बार अरबी विद्वान अल मसूदी के द्वारा इस शब्दावली को काम में लिया जाता है। तो आपको इस तरीके से बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है इसकी मीनिंग क्या होती है। तो आपने बताया कि ऋतु के अनुसार हवा की डायरेक्शन में परिवर्तन होना, हवा की दिशा में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। और उसके बाद में आप कह रहे हो मानसून अस्थायी पवनें होती है, नॉन परमानेंट विंड है। और इसके अलावा ये जो किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई
ये जो पहली बार ये शब्दावली जो है ये किसके द्वारा काम में ली जाती है, तो फिर हम लोग जो है इसके बारे में कहते हैं कि भाई ये जो शब्दावली है पहली बार अरबी विद्वान अल मसूदी के द्वारा इस शब्दावली को काम में लिया जाता है। इसके बारे में ये कुछ बेसिक बातें हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम कह रहे हैं मानसून जो है, इस मानसून के ओरिजिन के संदर्भ में हम विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो मानसून जो है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, मानसून की उत्पत्ति, मानसून की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मानसून, इसकी हमें विस्तार से बात करनी होती है। ओरिजिन ऑफ मानसून, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तार से बात करनी होती है। अगर हम मानसून की उत्पत्ति की बात करें, मानसून के ओरिजिन की बात करें, तो मानसून की उत्पत्ति को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। मानसून के ओरिजिन को कितने तरीकों से देखा जा सकता है, दो अगर हम बिंदुओं की बात करें कि भी कौन कौन से दो तरीकों से इसको देखा जा सकता है, तो वो इस तरीके से है। एक जो तरीका होता है, एक जो टाइप्स होता है, इसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज कहा जाता है, जिसको चिर संपत्त परिकल्पना कहा जाता है। और इसी थ्योरी को ऊष्मीय सिद्धांत भी कहा जा सकता है। जो क्लासिकल कंसेप्ट है इसी को एक अन्य नाम से जाना जा सकता है, जिसको बोला जाता है ऊष्मीय सिद्धांत, और जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं थर्मल थ्योरी। किस नाम से जाना जा सकता है, थर्मल थ्योरी के नाम से जाना जा सकता है। और ये थर्मल थ्योरी की अगर हम बात करें, तो ये जो थ्योरी है ये आपके एक विद्वान है जिसका नाम है एडमंड हेली। एडमंड हेली के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोगों ने ये बात करी है कि भाई जो मानसून जो है, मानसून के ओरिजिन के संदर्भ में किस प्रकार के जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मानसून के ओरिजिन के संदर्भ में अलग अलग तरीके की थ्योरी प्रस्तुत की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसको दो तरीकों से बांट के पढ़ा जा सकता है। इसको हम कह रहे हैं कि भाई दो तरीके कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पे आपने बताया क्लासिकल कंसेप्ट, जिसको आपने कहा चिर संपत्त परिकल्पना। इसी को दूसरे नाम अगर हम बात करें तो इसको ऊष्मीय सिद्धांत कहा जा सकता है, इसको थर्मल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये थ्योरी जो है एडमंड हेली के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में बात करें इसको और कौन से तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो फिर आप जो दूसरा तरीका काम में लेते हो उसको आप कहते हो आधुनिक परिकल्पना। इसको क्या बोल सकते हो, आधुनिक परिकल्पना के नाम से जान सकते हो, आधुनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको अगर हम आधुनिक थ्योरी की बात करें, मॉडर्न कंसेप्ट की अगर हम बात करें, आधुनिक थ्योरी की बात करें, आधुनिक जो परिकल्पना है इसके संदर्भ में बात करें, तो इसमें विभिन्न प्रकार की बातें जो है इसके संदर्भ में की जा सकती है। जैसे आधुनिक अगर परिकल्पना की बात करें तो ये जो है अलग अलग लोगों के द्वारा प्रेजेंट की गई, इनको अलग अलग तरीके से ही देखना होता है। जैसे अगर हम बात करें, तो एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत का नाम है ITC-Z सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या है, ITC-Z सिद्धांत। इस सिद्धांत की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है ITC-Z थ्योरी जो है ये फ्लॉन नामक विद्वान के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो फिर हम जो मानसून की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर हम एक तो जो है ITC-Z थ्योरी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और किस प्रकार की थ्योरी जो है मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो एक थ्योरी को हम कहते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है जेट स्ट्रीम। एक हम इसको जेट स्ट्रीम के नाम से जान सकते हैं। जेट स्ट्रीम जो है सिद्धांत, अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम जो थ्योरी है इसको भी दो तरीके से देखा जा सकता है। जेट स्ट्रीम थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसको भी दो तरीके से देखा जा सकता है। एक को हम पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं, एक को क्या बोलते हैं साथियों, पछुआ जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, पछुआ जेट स्ट्रीम। जो कि ये पछुआ जेट स्ट्रीम की बात करें तो पछुआ जेट स्ट्रीम को प्रस्तुतकर्ता की अगर हम बात करें कि भाई इस थ्योरी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इस पछुआ जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें
तो इस थ्योरी को एमटी यिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस थ्योरी को किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एमटी यिन विद्वान के द्वारा ये थ्योरी प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद में इस जेट स्ट्रीम का एक और पार्ट जो है, दूसरा सिद्धांत पढ़ा जाता है पूर्वा जेट स्ट्रीम। पूर्वा जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो पूर्वा जेट स्ट्रीम जो है, पूर्वा जेट स्ट्रीम को प्रस्तुत करने की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी को जो प्रस्तुत करना विद्वान है वो है पी कोटेश्वरम। पी कोटेश्वरम के द्वारा इस थ्योरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई दूसरा जो मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिनको हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई जेट स्ट्रीम जो थ्योरी है इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक को हम पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं जो कि एमटी यिन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और दूसरी अगर जेट स्ट्रीम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पूर्वा जेट स्ट्रीम सिद्धांत कह सकते हैं। और पूर्वा जेट स्ट्रीम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पूर्वा जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है, पूर्वा जेट स्ट्रीम थ्योरी, ये जो है पी कोटेश्वरम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद में जो है और क्या क्या पढ़ा जा सकता है इस आधुनिक परिकल्पना में या मॉडर्न थ्योरी में, और क्या पढ़ा जा सकता है, और हम देखते हैं इसको अल्नीनो एक सिद्धांत और पढ़ते हैं। अल्नीनो के माध्यम से भी इसको देखा जा सकता है, मानसून के संदर्भ में बात की जा सकती है। और इसके अलावा एक थ्योरी और होती है जिसको हम कहते हैं ला नीनो। इस परिकल्पना को भी काम में लिया जाता है। तो मॉडर्न थ्योरी की अगर हम बात करें तो खूब सारी अलग अलग प्रकार के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, इनकी हमें विस्तार से चर्चा करनी होती है। और उसके बाद में पांचवी जो मॉडर्न थ्योरी की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव, हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इस थ्योरी को भी हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में, मानसून के ओरिजिन के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। हमने कहा मानसून की जो ओरिजिन है इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक को हमने क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना है जिसको पारंपरिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, और एक को हम आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक परिकल्पना के नाम से जानते हैं जिसको मॉडर्न कंसेप्ट के नाम से जाना जा सकता है। आधुनिक परिकल्पना की बात करें तो इसको आपने चिर संपत परिकल्पना के नाम से संबोधित किया, और इसको उष्मीय सिद्धांत कहा जा सकता है, थर्मल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये थर्मल थ्योरी जो है उसमें जो सिद्धांत है ये एडमंड हैली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये सिद्धांत जो है, ये थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? इस थ्योरी को जो प्रस्तुत करता विद्वान है एडमंड हैली के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगर हम आधुनिक परिकल्पना की बात करें, मॉडर्न कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से और अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग थ्योरी जो प्रस्तुत की गई है। इसमें आधुनिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो हमने सबसे फर्स्ट में बताया आईटीसी जेड सिद्धांत जो कि फ्लोन नामक विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अलावा जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है इसको दो तरीकों से देखा जाता है। दो तरीके की जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है, एक को हम पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं जो कि एमटी यिन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और एक को हम पूर्वा जेट स्ट्रीम कहते हैं जो कि पी कोटेश्वरम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और इसके अलावा अल्नीनो जो सिद्धांत है इनको भी देखा जाता है, और इसके अलावा लानिनो थ्योरी इनको भी देखा जा सकता है, और एक ये पढ़ा जाता है महासागरीय द्विध्रुव। इस तमाम प्रकार की जो अवधारणाएं हैं इन अवधारणाओं को आपके मानसून की आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार की जो बातें की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हम कहेंगे कि भाई जो क्लासिकल कंसेप्ट है इस क्लासिकल कंसेप्ट को हमें डिटेल में चर्चा करनी होती है। सबसे पहले ये जानना होता है क्लासिकल जो कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट जो है इसको किस तरीके से और विद्वान ने जो इसके संदर्भ में किस प्रकार की जानकारी हमें प्रस्तुत की है इसको विस्तार से देखना होता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भी क्लासिकल कंसेप्ट में किस प्रकार की जानकारी जो है हमें प्रस्तुत की गई है। अगर हम इसको उष्मीय सिद्धांत या क्लासिकल कंसेप्ट को देखें, उष्मीय सिद्धांत, इसको क्या नाम दिया जा सकता है? हम कहेंगे इसको थर्मल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है थर्मल थ्योरी। थर्मल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होता है कि भाई इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, प्रस्तुतकर्ता विद्वान। इस थ्योरी को प्रस्तुत किसने किया है? सबसे पहले हम लोग इसके संदर्भ में बात करते हैं, प्रस्तुतकर्ता विद्वान। प्रस्तुतकर्ता विद्वान, तो प्रस्तुतकर्ता अगर विद्वान की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एडमंड हैली के द्वारा ये सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किया जाता है।
इस सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एडमंड हैली के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग 2 नंबर पे ये देखते हैं कि भाई इसमें किस प्रकार की जानकारी जो है बताई गई है, इसमें क्या क्या बताया गया है, किस प्रकार की जानकारी जो है ये हमारे समक्ष स्पष्ट की जाती है। इसके संदर्भ में हम बात करें, हम कह रहे हैं कि भाई एडमंड हैली का जो उसमें सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी अच्छे से जाननी होती है कि भाई ये सिद्धांत जो है किस तरीके से हमें जानकारी प्रस्तुत करता है। तो इस सिद्धांत की अगर हम मूल बात की बात करें कि भाई इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि भाई जो मानसून की उत्पत्ति जो होती है, मानसून का जो ओरिजिन होता है उसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे ये जानकारी बताई जाती है, जल व स्थल के बीच तापमान की भिन्नता के कारण, जल व स्थल के बीच तापमान की भिन्नता के कारण जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की जानकारी जो है ये कौन से सिद्धांत में बताई जाती है? एडमंड हैली के सिद्धांत में बताई जाती है। एडमंड हैली इस तरीके से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जल और स्थल के बीच तापमान में डिफरेंस नजर आता है और इस तापमान में डिफरेंस की वजह से ही मानसून की उत्पत्ति होती है। और इसको वो बहुत विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस दौरान अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, इस दौरान अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में इस दौरान, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में इस दौरान गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु होती है। इस दौरान कौन सी ऋतु की स्थिति बताई जाती है? अगर हम सही तरीके से देखें तो हम कह रहे हैं कि भाई एडमंड हैली के सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के मध्य स्थिति की बात करें, भारत का जो मध्य क्षेत्र जो है जिसको हम कर्क रेखा वाला एरिया कह सकते हैं, कर्क रेखा जो है वो वाला एरिया को अगर हम देखें तो इस दौरान भारत वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और गर्मी बहुत ज्यादा होने का मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि भाई इस दौरान भारत के मध्य क्षेत्र में जो है तापमान बहुत ज्यादा होता है। और इसकी तुलना जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र से करें तो उस हिंद महासागरीय क्षेत्र का जो तापमान है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसका मतलब यह है कि भाई ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत वाले एरिया में, जो भारत का संपूर्ण इलाका है, इस एरिया में लो प्रेशर का निर्माण होता है, निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। निम्न वायुदाब का निर्माण क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? हम कहेंगे इस दौरान भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी की वजह से तापमान बहुत ज्यादा है। और तापमान और वायुदाब, तापमान और एयर प्रेशर जो होता है, वायुदाब जो होता है, इसका हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। इस प्रकार की जानकारी जो है ये इस एडमंड हैली के सिद्धांत में प्रस्तुत की गई। तो इसको हम सीधा बेसिक तरीके से ये देख सकते हैं, जो उसमें सिद्धांत जो है थर्मल थ्योरी है वो एडमंड हैली के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और जो है मानसून उत्पत्ति के संदर्भ में इस प्रकार की जानकारी इस सिद्धांत में प्रस्तुत की गई है कि मानसून की उत्पत्ति के पीछे रीजन क्या है, इस दौरान मानसून की उत्पत्ति क्यों होती है। तो सीधी सी जानकारी एक इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है कि जल और स्थल के बीच तापमान में भिन्नता नजर आती है और इस तापमान की भिन्नता की वजह से विभिन्न प्रकार की जो पवनें हैं ये जल से स्थल की ओर चलना शुरू करती है। इसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये बताते हैं कि इसके पीछे रीजन यह है कि जल वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण होता है और स्थल वाला क्षेत्र जो है जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण लो प्रेशर का निर्माण होता है। लो प्रेशर वाले क्षेत्र में चारों ओर से वायु विभिन्न प्रकार की जो है वो इस क्षेत्र की ओर आने की और कोशिश करती है। इसी वजह से मानसून की उत्पत्ति होने के पीछे ये मूल रीजन बताते हैं। लेकिन इस बात को और अच्छे तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि भाई ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बात को, हम इसको अच्छे से देखते हैं। एडमंड हैली के अनुसार अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो हम कहेंगे ये भारत वाला क्षेत्र है, ये जो है ये इंडिया वाला एरिया है। और अगर हम इस सिद्धांत को अच्छे से देखें तो हमने कहा कि भाई एक हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिस सिद्धांत का नाम है चिरसंपत परिकल्पना। अगर हम इस थ्योरी को देखें तो इस थ्योरी का नाम क्या है? चिरसंपत परिकल्पना। इसी थ्योरी का जो दूसरा नाम है, इस सिद्धांत का दूसरा जो नाम है इसको ऊष्मीय सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसको किस नाम से जाना जाता है?
चिर संपत्त परिकल्पना या इसको ऊष्मीय सिद्धांत कहा जाता है। और इसको दोनों को मिलाकर के इंग्लिश में जो एक नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है थर्मल थ्योरी। इसको किस नाम से जाना जाता है? थर्मल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से देखें तो हम कहेंगे इसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये एडमंड हेली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एडमंड हेली जो है वो मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तार से बातें बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मानसून उत्पत्ति के पीछे रीजन क्या है, भारतीय जो इंडियन मानसून जो है इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है। वो इस तरीके से बात को प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर हम मानसून उत्पत्ति की बात करें तो जून के आसपास, जून महीने में भारत में जो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु नजर आती है, जून के महीने में भारत में ग्रीष्म ऋतु नजर आती है। और इस ग्रीष्म ऋतु की वजह से भारत वाला जो एरिया है, इस भारत वाले एरिया में मुख्य रूप से लो प्रेशर का निर्माण होता है। लो प्रेशर का निर्माण क्यों हो रहा है? लो प्रेशर की अगर हम बात करें, निम्न वायुदाब की बात करें तो हमने सीधा मतलब निम्न वायुदाब का ये समझ सकते हैं वायु का कम वजनदार होना। लो प्रेशर का सीधा क्या मतलब होता है? वायु का कम वजनदार होना। वायु का कम वजनदार तब होगी जब उस दौरान किसी एरिया का जो है वो तापमान बहुत ज्यादा होगा, तो उस एरिया की जो वायु है वो कम वजनदार होगी। मतलब यह है तापमान जो है, तापमान और वायुदाब जो होता है उसका हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर की अगर हम बात करें, वायुदाब की बात करें तो इसका हमेशा जो है ये उल्टा रिलेशन होता है। किसी एरिया में तापमान अगर बहुत ज्यादा है तो उस एरिया का एयर प्रेशर जो होगा, वायुदाब जो होगा वो हमेशा कम होगा। तो आप जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। एडमंड हेली के अनुसार जून के महीने में भारत में गर्मियां बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से भारत में इस दौरान तापमान बहुत ज्यादा होता है और तापमान ज्यादा होने की वजह से भारत में लो प्रेशर का निर्माण होता है। और इसकी तुलना अगर हम हिंद महासागरीय क्षेत्र से करें तो इस दौरान हिंद महासागरीय क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण होता है। इस दौरान हिंद महासागरीय क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण होता है, उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। क्योंकि तुलनात्मक रूप से भारत की तुलना में यहाँ पर गर्मी कम है। इसकी वजह से यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट से हटकर एक बात को और समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे पवनें जो होती है, विंड जो होती है, इन विंड की एक टेंडेंसी होती है, पवनों की एक विशेषता होती है। ये पवनें जो होती है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। पवनें जो होती है इनकी क्या विशेषता होती है? पवनें जो होती है, विंड जो होती है, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो भारत वाला ये स्थल का क्षेत्र है और ये जल का क्षेत्र है। इस जल वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। और इधर अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत में यहाँ लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। इसकी वजह से ये जो पवनें हैं ये लो प्रेशर वाले क्षेत्रों की ओर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि लो प्रेशर वाला एरिया जो है ये पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? इसके पीछे आपने मूल रीजन ये बताया कि भी पवनों की ये टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ती है। इस प्रकार की जो जानकारी के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़े तो हम कहेंगे ये जो हिंद महासागरीय क्षेत्र से ऊपर उठने वाली पवनें जो है, हिंद महासागरीय क्षेत्र से ऊपर उठने वाली पवनें जो है ये भारतीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से हिंद महासागरीय क्षेत्र से होते हुए ये पवनें जो है नॉर्थ दिशा की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही ये पवनें थोड़ा सा ऊपर उत्तर की ओर बढ़ती है आगे, तो इस दौरान ये जो पवनें जो है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। जैसे ही इस एरिया में आती है तो ये जो पवनें हैं किसके संपर्क में आती है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, ट्रेड विंड के संपर्क में आती है। जैसे ही ये पवनें, जो मानसूनी पवनें ट्रेड विंड के संपर्क में आती है तो इनकी जो गति है, आर्द्रता युक्त पवनों की जो गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही इन पवनों की गति बढ़ती है तो ये पवनें जो है इक्वेटर को क्रॉस करने की कोशिश करती है। किस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करती है? इक्वेटर को क्रॉस करने की कोशिश करती है, विषुवत रेखा को पार करने की कोशिश करती है। जैसे ही ये विषुवत रेखा को पार करती है तो इस दौरान मुख्य रूप से एक बल काम करता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे ही ये पवनें जो है इक्वेटर को पार करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एक मुख्य रूप से फोर्स लगता है, यहाँ पर एक बल लगता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं।
कोरियोलिस बल की वजह से, कोरियोलिस बल की एक प्रमुख विशेषता होती है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोरियोलिस बल जो है ये किसी भी विंड की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, ये परिवर्तित करने का काम करता है। अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं कोरियोलिस बल जो होता है वो किसी भी विंड की दिशा को विक्षेपित करने का काम करता है। तो हम कहेंगे जैसे ही हाई प्रेशर वाली आर्द्रता युक्त पवनें हिंद महासागरीय क्षेत्र से ऊपर उठकर जैसे ही उत्तर की ओर आगे बढ़ती है, इक्वेटर के आसपास जैसे ही आती है, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है, यहाँ पर एक बल काम करता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे ही ये कोरियोलिस बल का इफेक्ट जो है इन पवनों पर नजर आता है, इन पवनों पर पड़ता है, तो इन पवनों की जो दिशा है, ये वैसे तो इनकी दिशा जो है इस प्रकार की दिशा थी, क्योंकि ये पवनें जो है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ गई थी, इनकी दिशा जो है इस प्रकार की नजर आती है। जैसे ही ये पवनें इक्वेटर को पार करती है, तो इक्वेटर को पार करने के बाद इनकी जो दिशा है ये बदल जाती है, और बदलने के बाद इस प्रकार से दिशा, इनकी बदली हुई दिशा इस प्रकार से होती है क्योंकि ये घड़ी की दिशा में चलती है। इनकी बदली हुई दिशा जो है ये घड़ी की दिशा में चलना शुरू कर देती है। जैसे ही ये पवनें इक्वेटर को पार करने के बाद आगे क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पर भारत के दो सागरीय क्षेत्र मुख्य रूप से नजर आते हैं। तो आपने कहा कि भी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में जैसे ही हिंद महासागर की आर्द्रता युक्त पवनें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, तो इनकी गति बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद में ये पवनें जैसे जैसे इक्वेटर के आसपास आती है, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इस कोरियोलिस बल की वजह से इन मानसूनी या आर्द्रता युक्त पवनों की दिशा जो है ये परिवर्तित हो जाती है, और ये पवनें जो है घड़ी की दिशा में चलना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ एक यहाँ पर नियम काम करता है जिसको हम फेरल का नियम कहते हैं। यहाँ पर एक नियम काम करता है, एक लॉ काम करता है, रूल, इस रूल को हम कह सकते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम ये कहता है कि भाई कोई जो विंड है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर अगर आती है, तो उस विंड की जो दिशा है, उस पवन की जो दिशा है, वो दिशा घड़ी की दिशा में हो जाएगी। अर्थात हम कहेंगे वो विंड जो है दाईं ओर चलना शुरू हो जाएगी। अर्थात हम कहेंगे इसकी जो गति है वो इस तरीके से हो जाएगी, जैसे ही ये पवनें जो है भारत के सागरीय क्षेत्र की ओर आती है, भारत के सागरीय क्षेत्र की ओर आती है, तो इस भारत के सागरीय क्षेत्र की ओर जैसे ही आती है, तो यहाँ पर भारत का एक अरब सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारत का अरब सागरीय क्षेत्र नजर आता है, अरब सागर वाला एरिया, यहाँ पर भारत का अरब सागरीय क्षेत्र आता है, और उसके बाद इधर जो है भारत का बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र आता है, इधर जो है भारत का बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों से और ये मानसूनी पवनें जो है आर्द्रता युक्त मानसूनी जो पवनें है, और जो है इन आर्द्रता युक्त मानसूनी पवनों के द्वारा और जल को प्राप्त किया जाता है। जैसे ये जल को और ज्यादा प्राप्त करती है, तो इनकी जो गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही इनकी गति बढ़ती है, तो ये जो मानसूनी पवनें जो है ये भारत वाले क्षेत्रों में, ये मानसूनी जो पवनें है ये भारत वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से वर्षा करती है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई जैसे ये मानसूनी पवनें जो है, जैसे ये मानसूनी जो पवनें है भारत के मुख्य रूप से अरब सागर वाले एरिया और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों की ओर जैसे ये मानसूनी हवाएं आती है, तो इस दौरान जो है आप ये कह रहे हो कि भाई आर्द्रता की वजह से इनकी तो गति तो वैसे ही बढ़ी हुई होती है, तो आप ये कहोगे ये जो आर्द्रता युक्त मानसूनी पवनें जो है भारत के मुख्य रूप से अरब सागरीय क्षेत्र से आर्द्रता को और ज्यादा ग्रहण करने के बाद, और ज्यादा आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों पर भरपूर वर्षा करने का काम करती है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, हम कहेंगे कि भाई ये जो आर्द्रता युक्त पवनें जो है ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर भरपूर वर्षा करती है, क्योंकि इन पवनों की जो गति बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट जो है, इस वेस्टर्न घाट की हाइट बहुत ज्यादा होने के कारण ये आर्द्रता युक्त मानसूनी पवनें जो है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट पर भरपूर वर्षा करती है। लेकिन ये पवनें जो है जैसे तैसे करके भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो भारतीय क्षेत्रों में जब ये मानसूनी पवनें जब प्रवेश करती है, तो 3 शाखाओं के माध्यम से ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार की जो जानकारी है वो एडमंड हैली के द्वारा अपने थर्मल थ्योरी के अंतर्गत, उसमें सिद्धांत के अंतर्गत इस प्रकार की जानकारी जो बताई जाती है। तो हमने कहा कि भाई अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है, अरब सागरीय मानसून की शाखा जो है 3 उप शाखाओं के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है।
तीन कौन कौन सी शाखा है, तो हमने इस प्रकार से बताया। हमने कहा अरब सागरीय शाखा का एक नाम तो हम हिमाचल शाखा के नाम से जान सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है जिसको हम छोटा नागपुर शाखा के नाम से जान सकते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से किस तरीके से जान सकते हैं, हमने कहा छोटा नागपुर की शाखा। और तीसरा जब नाम जानते हैं, नाम जानते हैं तो हम तीसरा नाम इस तरीके से बता सकते हैं, हम कहेंगे पश्चिमी घाट शाखा। किस प्रकार की शाखा के नाम से जानते हैं, हम कहेंगे पश्चिमी घाट की शाखा। तो हम कहेंगे अरब सागरीय जो मानसूनी शाखा जो है ये तीन शाखाओं के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार की जानकारी जो है हम इस सिद्धांत के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो अरब सागर वाली पवनें तो इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ये पवनें जो है बंगाल की खाड़ी में जो पवनें गई है वो पवनें भी अपना आगे बढ़ती जाती है। ये जैसे ही पवनें इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आगे बढ़ती है, तो इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों में जैसे ही आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के दौरान म्यांमार देश में एक मुख्य पर्वतमाला आती है, जिस पर्वतमाला को हम अराकन योमा की पर्वतमाला कहते हैं। इस पर्वतमाला को किस तरीके से हम जान सकते हैं, अराकन योमा की पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये अराकन योमा की पर्वतमाला जो है ये भी हमारे जो भारत का मानसून है, इंडियन जो मानसून है, इस इंडियन मानसून को प्रभावित करने का काम जो है ये करती है। तो कौन सी पर्वतमाला जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा को प्रभावित करने का काम करती है, तो हम कहेंगे अराकन योमा की जो पर्वतमाला है, अराकन योमा वाली पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो आपने कहा जैसे ही मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी की ओर आती है तो वैसे ही इन पवनों में आर्द्रता की मात्रा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों की ओर ये मानसूनी पवनें जब आती है तो इस दौरान आर्द्रता की जो मात्रा है वो इनमें और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही इन मानसूनी पवनों में आर्द्रता की मात्रा जो है वो बढ़ती है तो वैसे वैसे इनकी गति जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे ये पवनें जो है म्यांमार की ओर आगे बढ़ती है तो ये अराकन योमा पर्वतमाला से टकराती है। इस पर्वतमाला से जैसे ही टकराती है तो इस दौरान इनकी जो दिशा है ये बदल जाती है। इनकी जो दिशा बदल करके किस प्रकार हो जाती है, तो इनकी दिशा जो है दक्षिणी पूर्वी दिशा हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी पवनें जैसे ही अराकन योमा पर्वतमाला से टकराती है, अराकन योमा पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो ये पर्वतमाला कहां पर है, तो हम कहीं म्यांमार देश में है। कौन से देश में है, म्यांमार देश में अराकन योमा पर्वतमाला। इस अराकन योमा पर्वतमाला से टकराने के बाद इन पवनों की जो दिशा है वो दक्षिणी पूर्वी दिशा हो जाती है, और दक्षिणी पूर्वी दिशा होने के बाद ये पवनें जो है भारत वाले क्षेत्रों की ओर आती है। कौन सी रीजन की ओर आती है, तो हम कहेंगे भारत वाले क्षेत्रों की ओर आती है। जैसे ये पवनें जो है भारत वाले क्षेत्रों की ओर आती है तो भारत में एक हिमालय का जो सबसे सदर्न पार्ट है, हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है, इस हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग जिसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, इस शिवालिक हिमालय से ये दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनें आकर टकराती है। तो जैसे ही ये जो शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग से, शिवालिक हिमालय के सबसे सदर्न पार्ट पर जैसे ये मानसूनी पवनें जब टकराती है तो टकराने के दौरान ये मानसूनी पवनें जो है दो भागों में बढ़ जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो हम कहेंगे दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट को हम उत्तर विशाल मैदान शाखा के नाम से जानते हैं। किस शाखा के नाम से जानते हैं साथियों, उत्तर विशाल मैदान शाखा के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो शाखा होती है, दूसरी शाखा जो होती है इसको हम पूर्वी शाखा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न ब्रांच के नाम से जानते हैं। इसको नॉर्थ ग्रेट प्लेन शाखा के नाम से जानते हैं, ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो आपने कहा दक्षिणी सदर्न जो वेस्ट सदर्न ईस्टर्न जो ब्रांच होती है, ये ब्रांच जैसे ही भारत में प्रवेश करती है शिवालिक हिमालय वाले एरिया से जैसे ही ये टकराती है तो टकराने के बाद ये कितने पार्ट में बढ़ जाती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। टू पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक जो ब्रांच है इसको तो हम ईस्टर्न ब्रांच कहते हैं, और दूसरी जो ब्रांच है जिसको नॉर्थ ग्रेट प्लेन ब्रांच के नाम से जाना जाता है, उत्तर विशाल मैदान शाखा के नाम से जाना जाता है। इस उत्तर विशाल मैदान शाखा के द्वारा भारत में भरपूर वर्षा की जाती है। इस प्रकार की जानकारी जो है एडमंड हेली के सिद्धांत में प्रस्तुत की गई। इस प्रकार की जानकारी जब हम देखते हैं, एडमंड हेली के सिद्धांत में प्रस्तुत की गई इस प्रकार की जानकारी को जब हम देखते हैं तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एडमंड हेली का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो जानकारी है, इस जानकारी को हम एक कंक्लूजन के तौर पर देखें तो एडमंड हेली जो है वो इस तरीके से हमें जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमें कहते हैं कि भाई जो मानसून है, इस मानसून की उत्पत्ति के पीछे क्या रीजन है, मानसून उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है।
तो कारण इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि भाई जल और स्थल के बीच तापमान की भिन्नता की वजह से मानसून का उत्पन्न होता है, मानसून जो है इसका ओरिजिन होता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जल और स्थल के बीच तापमान की भिन्नता किस तरीके से होती है, कैसे कैसे होती है, इस प्रकार की जानकारी जब एडमंड हेली के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती है वो इस तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में तापमान बहुत ज्यादा होता है और तापमान ज्यादा होने के कारण भारत में लो प्रेशर का निर्माण होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए हिंद महासागर वाला क्षेत्र और खासकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी कोस्ट जो है, इस वेस्टर्न कोस्ट में तापमान जो है तुलनात्मक रूप से कम नजर आता है। हवाओं की ये टेंडेंसी होती है, हवाओं की ये प्रवृत्ति होती है कि हवाएं जो होती है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर हवाएं हमेशा चलती है। तो आप एडमंड हेली जो है इस तरीके से बताते हैं कि भाई जल और स्थल के बीच तापमान की भिन्नता की वजह से मानसून जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये कहते हैं कि भाई इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत वाले क्षेत्रों में तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हिंद महासागर वाले क्षेत्रों को देखें या ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट को देखें तो यहाँ पर तापमान कम होता है, अर्थात यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। और भारत के मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत के मध्य क्षेत्र में किसका निर्माण हो रहा है, लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। तो आपने कहा भारत के मध्य क्षेत्र में लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ हिंद महासागरीय क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। तो फिर एडमंड हेली कहते हैं कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है, हिंद महासागरीय क्षेत्र से भारतीय क्षेत्रों की ओर पवनें चलती है, और ये आर्द्रता युक्त पवनें जो है अपने साथ विभिन्न प्रकार की ह्यूमिडिटी जो है, विभिन्न प्रकार की जो आर्द्रता है, भरपूर आर्द्रता को लेकर ये जो है हिंद महासागरीय क्षेत्रों से, हिंद महासागरीय क्षेत्र से भारतीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है। इस प्रकार की जो जानकारी है एडमंड हेली के सिद्धांत में बताई गई है। एडमंड हेली कहते हैं कि भी ये जो आर्द्रता युक्त पवनें है यहाँ से भरपूर आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद भारतीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ये जो पवनें हैं दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जैसे ही आगे बढ़ती है, अर्थात हिंद महासागरीय क्षेत्र से भारतीय क्षेत्रों की ओर जैसे ये पवनें आगे बढ़ती है, इन पवनों की गति जो है वे ज्यादा होती है, साथ ही साथ इन पवनों की दिशा को परिवर्तित करने का काम जो है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा किया जाता है, ट्रेड विंड के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये जो मानसूनी पवनें जो है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की जब चपेट में आती है, संपर्क में आती है, तो इनकी दिशा जो है इस प्रकार से नजर आती है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की जो दिशा इस प्रकार से नजर आती है, जैसे ही ये पवनें इक्वेटर के आसपास आती है, विषुवत रेखा के आसपास आती है, तो इस पवनों पर मुख्य रूप से एक बल काम करता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। कोरियोलिस बल क्या करता है, पवनों की दिशा को विक्षेपित करने का काम करता है, पवनों की दिशा जो है इसको चेंज कर देता है। मान लो कोई भी पवन किसी भी दिशा में जा रही है, एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कोई पवन दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो उनकी दिशा को विक्षेपित करके मतलब या तो वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ देगा या फिर इस डायरेक्शन की ओर मोड़ देगा। ये कोरियोलिस बल का इतना इफेक्ट होता है। तो कोरियोलिस बल का क्या काम है, तो हम कहेंगे कोरियोलिस बल जैसे ही कोई पवन, अभी जो मानसूनी पवन है हम कह रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है, तो इनकी दिशा को जो है ये परिवर्तित कर देगा। जैसे ही इनकी दिशा को परिवर्तित करता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक नियम काम करता है जिसको हमको फेरल का नियम कहते हैं। फेरल के नियम के अनुसार कोई भी पवन जो है दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ती है तो वे पवनें जो है घड़ी की दिशा में चलना शुरू हो जाती है। तो हम कहेंगे आर्द्रता युक्त मानसूनी पवनें जो है जैसे ही इक्वेटर को पार करती है, इस दौरान ये पवनें जो है घड़ी की दिशा में चलना शुरू होती है। जैसे ही ये पवनें जो है घड़ी की दिशा में चलना शुरू होती है, तो इस दौरान ये हम कहेंगे मानसूनी पवनें जो है भारत वाले क्षेत्र में आती है, और भारत के जैसे ही इस एरिया में आती है तो आप कहोगे भारत वाले क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, जिसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक सागरीय क्षेत्र स्थित है जिसको हम अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर के नाम से जानते हैं। और इधर अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी दिशा की बात करें जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक खाड़ी है जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में जैसे ये आर्द्रता युक्त पवनें जो है इस एरिया में आती है, तो हम कहेंगे आर्द्रता युक्त पवनों की गति तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये जो बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में आती है तो इनकी जो रफ्तार है, इनकी जो गति है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही इनकी गति बढ़ती है तो ये पवनें जो है आगे बढ़ते हुए म्यांमार की अराकन योमा पर्वतमाला से टकराती है। कौन सी पर्वतमाला से टकराती है, तो हम कहेंगे म्यांमार की अराकन योमा पर्वतमाला से टकराती है। इस म्यांमार की अराकन योमा पर्वतमाला से टकराने के बाद, इस म्यांमार की अराकन योमा पर्वतमाला से टकराने के बाद
ये जो पवनें हैं ये अपने भारत की दिशा की ओर बढ़ती है, भारत की हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती है। किस दिशा की ओर बढ़ती है साथियों? हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती है। जैसे ये सदन इस डायरेक्शन की ओर बढ़ती है तो भारत वाले क्षेत्रों में आती है, तो भारत वाले कुछ क्षेत्रों में वर्षा करती है, वर्षा करने के बाद ये पवनें जो है आगे ऊपर की ओर बढ़ती है। तो हिमालय का सबसे सदर्न पार्ट, जिसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, इस शिवालिक हिमालय वाले क्षेत्र में, इस शिवालिक हिमालय वाले क्षेत्र में जैसे ही ये पवनें आती है तो ये पवनें यहाँ पर शिवालिक हिमालय से टकराने के बाद, शिवालिक हिमालय से ये पवनें टकराने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है साथियों? तो हम कहेंगे दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे ही ये पवनें दो भागों में डिवाइड होती है तो इस पवन का एक तो भाग, जिसको हम उत्तर विशाल मैदान शाखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम नॉर्थ ग्रेट प्लेन ब्रांच के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो शाखा होती है जिसको हम ईस्टर्न ब्रांच के नाम से जानते हैं, इसको हम पूर्वी शाखा के नाम से जानते हैं। ये दो शाखाएं जो है भारत वाले एरिया में भरपूर वर्षा करती है। इस प्रकार की जो जानकारी है ये हमें एडमंड हेली के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये जो स्थिति है, ये तो स्थिति जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की दशा बताते हैं? ये तो बताते हैं ग्रीष्म ऋतु के दौरान समर सीजन की ये जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार की जानकारी जो है ये एडमंड हेली के द्वारा अपने इस ऊष्मीय सिद्धांत के अंतर्गत, थर्मल थ्योरी के अंतर्गत इस प्रकार की जो जानकारी है हमें प्रस्तुत की जाती है। तो हम कहेंगे ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत की स्थिति किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की दशा को हमारे समक्ष एडमंड हेली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा एक स्थिति और बताते हैं, वो ये बताते हैं, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम शीत ऋतु की कंडीशन को देखें, शीत ऋतु की कंडीशन को देखें, कोल्ड सीजन को अगर हम देखें, शीत ऋतु की बात करें या जिसको हम विंटर सीजन कह सकते हैं, इसको हम विंटर सीजन की कंडीशन को देखें, अगर हम शीत ऋतु की दशा को देखें तो फिर हेली जो है वो अपने सिद्धांत को इस तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई ग्रीष्म ऋतु की जस्ट उल्टी जो कंडीशन है भारत में शीत ऋतु के दौरान देखने को मिलती है। हम जो है वो इसको एक मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि भाई शीत ऋतु में भारत में किस प्रकार की दशा होती है, तो एडमंड हेली जो है वो अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। अगर हम इस ऋतु की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो शीत ऋतु में दशा जो है एडमंड हेली के द्वारा इस भारत वाले एरिया की बदली हुई नजर आती है। किस प्रकार की दशा होती है, तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो एडमंड हेली कहते हैं कि अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में भारत में जो है सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और सर्दी बहुत ज्यादा जैसे ही बढ़ती है तो इस दौरान भारत का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। भारत वाले जो एरिया है, इंडिया वाला जो एरिया है, इसका जो तापमान है वो कम हो जाता है। जैसे ही इंडिया वाला एरिया जो है इसका तापमान कम होता है तो इस दौरान जो है वायु दाब जो होता है, एयर प्रेशर जो होता है ये बढ़ जाता है। और अगर हम इसकी तुलना जो है ऑस्ट्रेलिया वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है, जिसको हम हिंद महासागरीय क्षेत्र का एरिया कह सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की अगर तुलना भारत वाले एरिया से करें तो आप कहोगे तुलनात्मक रूप से ये एरिया जो है लो प्रेशर वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु में भारत में जो है तापमान कम होता है। इस प्रकार की जब शीत ऋतु की दशा को देखा जाता है तो शीत ऋतु के दौरान भारत में तापमान कम होता है और वायुदाब बहुत ज्यादा है, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तुलनात्मक रूप से हिंद महासागरीय क्षेत्र को देखें तो इस एरिया का तुलनात्मक रूप से जो तापमान है वो ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन यह है कि भाई सूर्य जो है मकर रेखा की ओर बढ़ जाता है। सूर्य जो है 22 दिसंबर के आसपास हम लोग कहते हैं मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसकी वजह से हम कहेंगे सूर्य जो है मकर रेखा की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र का जो है वो तापमान इस एरिया का ज्यादा होगा, और भारत वाला एरिया जो है इसका तापमान जो है तुलनात्मक रूप से भारत वाले क्षेत्र का जो तापमान है वो कम होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं भारत में शीत ऋतु के दौरान हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में किसका निर्माण हो रहा है, लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। तो ये जो है इस शीत ऋतु के दौरान भारत से विभिन्न प्रकार की जो स्थल से पवनें चलना शुरू करती है, क्योंकि पवनों की आपने अभी अभी बताया है कि पवनों की एक टेंडेंसी होती है, पवनों की एक प्रवृत्ति होती है। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, पवनें मुख्य रूप से हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब से वायु दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पर हाई दाब जो है भारत वाले क्षेत्र में निर्माण हो रहा है, लो प्रेशर का निर्माण हिंद महासागरीय क्षेत्र में होता है। तो आप कहोगे पवनें जो है भारत से हिंद महासागरीय क्षेत्रों की ओर चलना शुरू होगी, अर्थात जो पवनें होगी वो स्थल से जल की ओर चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये जो पवनें है ये शुष्कता वाली पवनें है,
इनमें जो है आर्द्रता की मात्रा नहीं है, क्योंकि ये जो पवनें हैं भारत वाले क्षेत्र से चलती है, तो इंडिया वाला क्षेत्र जो है ये स्थल वाला एरिया है, तो आप कहोगे शुष्कता युक्त पवनें जो है, एरिड विंड है, ये भारत वाले क्षेत्र से हिंद महासागरीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही ये पवनें जो है जिनको हम भारत की उत्तर और पूर्वी दिशा से चलती है, इस कारण इसको नॉर्थ ईस्ट पवनों के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट पवनें जो है जैसे जैसे नीचे की ओर जाती है, सदर्न डायरेक्शन की ओर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों से थोड़ी बहुत आर्द्रता को ग्रहण करती है, और थोड़ी बहुत आर्द्रता को जैसे ही ग्रहण करती है तो हम कहेंगे तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भरपूर वर्षा करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि लौटता हुआ मानसून कब और किस तट पर वर्षा करता है, तो हम कहेंगे लौटता हुआ मानसून जो है कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इस कोरोमंडल तट पर लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से थोड़ी बहुत आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद, ह्यूमिडिटी को ग्रहण करने के बाद इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की जो विशेषता है, इस प्रकार की जो जानकारी है, ये हमें एडमंड हैली के सिद्धांत में प्रस्तुत की जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये जानकारी जो है एडमंड हैली के उसमें सिद्धांत, या जिसको हम क्लासिकल कंसेप्ट, या जिसको हम चिर संपत्ति स्थायी परिकल्पना, ये विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग थ्योरीज के नाम है, इन नामों के माध्यम से हमने इस प्रकार की जानकारी को जो है अच्छे से जानने की कोशिश करी है। तो आपको अगर कोई नॉर्मली सीधा सीधा पूछे कि भाई जो मानसून जो है, मानसून उत्पत्ति का जो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, इस सिद्धांत का जो नाम है जिसको हम क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार मानसून की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से होती है, तो जो एडमंड हैली है वो एक सीधी सी बात कहते हैं कि भाई स्थल और जल के बीच तापमान की भिन्नता की वजह से ये डिफरेंस नजर आता है। ग्रीष्म ऋतु में अलग दशा देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो शीत ऋतु जो होती है, शीत ऋतु में अलग दशा जो है हमें देखने को मिलती है। समर सीजन की कंडीशन अलग होती है और विंटर सीजन की कंडीशन जो है अलग होती है। समर सीजन के दौरान भारत का तापमान ज्यादा होता है, इस दौरान भारत में लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। साथ इसकी तुलना जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र से करें तो हम कहेंगे हिंद महासागरीय क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है, अर्थात समर सीजन में जो पवनें हैं ये जल से स्थल की ओर चलती है। इस दौरान ये पवनें जो है भारत वाले क्षेत्र में वर्षा करती है। अगर हम इसकी तुलना जो है विंटर सीजन से करें तो विंटर सीजन के दौरान, शरद ऋतु के दौरान भारत वाला जो एरिया है, भारत वाले एरिया में तापमान कम होता है, तुलनात्मक रूप से हिंद महासागरीय क्षेत्र का तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि इस दौरान जो सूर्य है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और मकर रेखा पर हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा पर सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। इस मकर रेखा पर सूर्य के सीधे चमकने की वजह से, इस मकर रेखा पर सूर्य के सीधे चमकने की वजह से ही, मकर रेखा पर सूर्य की सीधे चमकने की वजह से यहाँ पर हिंद महासागरीय जो एरिया है, इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। अर्थात हम कहेंगे शीत ऋतु के दौरान, विंटर सीजन के दौरान जो पवनें हैं इनकी स्थिति बदली हुई नजर आती है। हम कहेंगे ये जो पवनें हैं ये भारत वाले क्षेत्र से हिंद महासागरीय क्षेत्र की ओर चलती है, अर्थात भारत वाला क्षेत्र का मतलब यह है पवनें स्थल से जल की ओर चलती है। जब पवनें स्थल से जल की ओर चलती है तो इस दौरान पवनों में ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ही पवनों में ह्यूमिडिटी की मात्रा नहीं होती है तो ये पवनें जो है वर्षा नहीं करती है। लेकिन हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, हम कहेंगे ये जो मानसूनी पवनें है, ये जो मानसूनी पवनें है जैसे ही बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, इस बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में जब आती है तो थोड़ी बहुत आर्द्रता को प्राप्त कर लेती है। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों से जैसे ये आर्द्रता को प्राप्त करती है तो हम कहेंगे लौटता हुआ मानसून, या जब मानसून का निवर्तन होता है, मानसून जब वापस लौटता है तो इस दौरान लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है लौटता हुआ मानसून जो है किस एरिया पर बारिश करता है। लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर विशेष रूप से बारिश करता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर विशेष रूप से बारिश करने का काम करता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आता है कि भाई जो है मानसून जो है भारत में किस एरिया से प्रवेश करता है और भारत में किस एरिया से प्रवेश करता है, साथ ही साथ इस जो मानसून है इसका नाम क्या है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई ये जो भारत वाला मानसून है, इंडिया वाला, इस मानसून का नाम क्या है। तो इस मानसून का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई मानसून जो है, इस मानसून का नाम क्या है। तो हम जो है हमारे मानसून का नाम इस तरीके से दे सकते हैं, हम कहेंगे जो मानसून है इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना
जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जब मानसून वापस लौटता है तो इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जान जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हम कहेंगे जो हमारा मानसून है, इस मानसून को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। और दूसरा इसका जो नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये जो मानसून है, तो मानसून वाला एरिया जो है, जैसे ये मानसून जो है हम कहेंगे भारत वाले क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तो इस दौरान एक प्रश्न आपसे इस प्रकार किया जा सकता है, मानसून जो है भारत में सबसे पहले, मानसून जो है भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करता है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रवेश, तो हम कहेंगे सर्वप्रथम मानसून जो है, सर्वप्रथम मानसून जो है, सर्वप्रथम मानसून प्रवेश, सर्वप्रथम मानसून प्रवेश की अगर हम बात करें तो हमने अभी अभी इस बात को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इस बात का आपको फिर से ध्यान देना है। हम कहेंगे मानसून जो है सर्वप्रथम कहां प्रवेश करता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले अगर मानसून प्रवेश की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सबसे पहले मानसून वैसे तो कहां प्रवेश कर जाता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। कहां पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, तो हम कहेंगे मानसून प्रवेश जो है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम कहेंगे सबसे पहले मानसून जो है कब, किस तिथि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है, तो हम कहेंगे मानसून जो है सबसे पहले 22 से 25 मई को, 22 से 25 मई को सबसे पहले जो मानसून है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। अर्थात हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में मानसून जो है ये सबसे पहले प्रवेश करता है। उसके बाद हम आगे की स्थिति को और देखते हैं। हम कहेंगे जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो हम कहेंगे ये तो एरिया जो है ये जल वाला क्षेत्र है, लेकिन अगर हमारे धरातल की अगर हम बात करें, मेनलैंड की बात करें, तो मेनलैंड में मानसून जो है ये सबसे पहले कहां प्रवेश करता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मेनलैंड में सबसे पहले ये जो मानसून है ये जो प्रवेश करता है, तो इस एरिया को हम कहेंगे मालाबार तट। कौन सा तट है, मालाबार कोस्ट में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। मालाबार कोस्ट की अगर हम बात करें तो मालाबार कोस्ट कहां पर है, केरल स्टेट में। कौन से राज्य में आता है, तो हम कहेंगे केरल स्टेट में मानसून जो है ये सबसे पहले प्रवेश करता है। किस तिथि को प्रवेश करता है, तो हम कहेंगे 1 जून को। किस तिथि को प्रवेश करता है, 1 जून को जो है मानसून जो है आपके मालाबार कोस्ट जो है, जो कि केरल राज्य में स्थित है, मालाबार कोस्ट केरल राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। ये जो है मानसून उत्पत्ति का एक प्रमुख सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने कहा कि ये जो सिद्धांत है, जिसको हम क्लासिकल कंसेप्ट के नाम से जान सकते हैं, चिर संपत्त परिकल्पना के नाम से जानते हैं, इसको उसमें सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि एडमंड हेली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब दोनों ही सीजन के बारे में अच्छे से जब जानकारी देता है, जब हम कहते हैं कि भी समर सीजन में जो है भारत वाला क्षेत्र जो है, इंडिया वाला एरिया जो, इसकी स्थिति अलग होती है, और विंटर सीजन जो है इस एरिया की जो है कंडीशन अलग प्रकार की होती है। लेकिन जब हमें इस प्रकार की जानकारी जब प्रस्तुत की जाती है, तो हम इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां निकालते हैं। इन कमियों की वजह से जो है आधुनिक विद्वानों के द्वारा, आधुनिक जो विद्वान है, विभिन्न प्रकार के जो मॉडर्न विद्वान है, इन मॉडर्न विद्वानों के द्वारा, आधुनिक विद्वानों के द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो है कमियां इस सिद्धांत में निकाली जाती है। तो हम कहेंगे एडमंड हेली के सिद्धांत की कमियां, इनका जिक्र करेंगे। हम कहेंगे इस एडमंड हेली के सिद्धांत में किस प्रकार की कमियां हमें नजर आती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी कमियां है, तो हेडिंग डालो, एडमंड हेली के सिद्धांत की कमी। कौन कौन सी कमियां निकालते हैं इस एडमंड हेली के सिद्धांत में। एडमंड हेली के सिद्धांत में हम लोग है किस प्रकार की कमियां निकालते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई इस सिद्धांत में इस प्रकार की जो बातें हैं ये प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ इसमें कमियां हैं। तो एक तो एडमंड हेली कहते हैं कि भाई जो ये मानसून है, इसकी उत्पत्ति के पीछे जो है जल और स्थल के बीच जो तापमान है, इस जल और स्थल के बीच तापमान की भिन्नता की वजह से, इस जल और स्थल के बीच तापमान की भिन्नता की वजह से जो है ये जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार की जो कमी है, नंबर फर्स्ट कमी ये है, एक ये कह रहे हैं कि भाई तापमान जो है, तापमान की वजह से जो है ये मान लो तापमान, जल और स्थल के बीच तापमान की जो मतलब हम कह रहे हैं भिन्नता की वजह से इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इसकी सबसे फर्स्ट कमी तो यह है, हम कह रहे हैं कि भाई जो गर्मी तो है, गर्मी जो है अप्रैल और मई के महीनों में भी भारत में निम्न दाब का निर्माण होता है, निम्न वायु दाब का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी भारत में वर्षा क्यों नहीं होती। अप्रैल व मई के माह में
भारत में निम्न वायुदाब, अप्रैल व मई के माह में भारत में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होती। एक तो एडमंड हैली के सिद्धांत की कमी यह है, एडमंड हैली कहते हैं कि भाई तापमान की भिन्नता की वजह से, तापमान के डिफरेंस की वजह से भारत में वर्षा होती है, और खासकर ग्रीष्म ऋतु में तापमान, भारत वाला एरिया जो है, इस भारत वाले एरिया का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो है ये भारत में वर्षा होती है। तो इसके पीछे जो है एक कारण बताया जाता है, एक तर्क दिया जाता है, तर्क ये प्रस्तुत किया जाता है कि भाई अगर आप कह रहे हो कि भाई गर्मियों की वजह से यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अगर भारत में वर्षा होती है, तो हम कहेंगे अप्रैल और मई का जो महीना है, इस अप्रैल और मई के महीने में भी भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है, इस महीनों में वर्षा क्यों नहीं होती, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो कमी यह है। अगर दूसरी कमी की हम बात करें, दूसरी कमी क्या है, तो दूसरी कमी हमें इस प्रकार से नजर आती है, तो हम कहेंगे दूसरी कमी यह है कि भी मानसून की तिथि जो है, इस मानसून की तिथि निर्धारित नहीं है, तो हम कहेंगे मानसून के आगमन की तिथि निर्धारित नहीं है, ये कमी दूसरी ये है, मानसून के आगमन की तिथि निर्धारित नहीं है। दूसरी कमी जो है एडमंड हैली के सिद्धांत में किस प्रकार की बताई जाती है कि भाई मानसून के आगमन की जो है तिथि कोई निर्धारित नहीं है, मानसून के आगमन की तिथि निर्धारित नहीं होती है। अच्छा, तीसरा कारण है कि हर वर्ष मानसून की मात्रा जो है, मानसून की वर्षा की जो मात्रा है, हर वर्ष मानसूनी वर्षा की मात्रा में अंतर क्यों होता है, इस प्रकार की जो कमियां हैं इस सिद्धांत में निकाली जाती है। तीन मुख्य कमियां क्या है? एक तो अप्रैल और मई के माह में भारत में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होती है, और एक कमी यह है मानसून के आगमन की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। ये जो हम लोगों ने अभी डेट का जिक्र किया था, ये डेट जो है इस एडमंड हैली के सिद्धांत की डेट जो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि नॉर्मली हमारे मानसून जो है ये प्रवेश की तिथि है। एडमंड हैली जो है इस प्रकार की तिथि का कोई जिक्र नहीं करते हैं। एडमंड हैली तो दो प्रकार की सीजन का जिक्र करते हुए उनकी तुलना जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई स्थल और जल के बीच तापमान की भिन्नता की वजह से विभिन्न प्रकार की जो पवनें हैं, जो पवनें जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू होती है। कोई पवन जो है स्थल से जल की ओर चलती है, स्थल से जल की ओर कोई पवन चलती है तो उसमें शुष्कता की मात्रा ज्यादा होती है, आर्द्रता नहीं होती है। कोई अगर पवन जो है वो जल से स्थल की ओर चलती है तो उसमें आर्द्रता की मात्रा होती है, इसकी वजह से वर्षा हो जाती है। इस प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एडमंड हैली के सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की हमें कमियां नजर आती है। हम कह रहे हैं कि भाई अप्रैल और मई के महीने में भारत में लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है, इस दौरान भी भारत में वर्षा नहीं होती है, मानसून के आगमन की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, और इसके अलावा हर वर्ष मानसून की वर्षा की मात्रा में अंतर नजर आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जब कमियां नजर आती है तो विभिन्न प्रकार के आधुनिक सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मॉडर्न कंसेप्ट जो है ये प्रस्तुत किए जाते हैं। आधुनिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सिद्धांत जो है इस प्रकार से ये सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कौन कौन से आधुनिक सिद्धांत है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। आप कहोगे आईटीसी जेड सिद्धांत जो कि फ्लॉन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।